Hello everyone, welcome to the Commerce JRF Adda platform. So this is Soumya here and I have qualified UGC NET JRF with 99.29 percentile in Commerce. चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि आज के सेशन में जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट के मॉडल्स पढ़े जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन मॉडल्स में से आपको एक ना एक क्वेश्चंस कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलता है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं सेशन स्टार्ट होने से पहले हमेशा आपको बोलती हूँ कि पढ़ने का तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा अगर आप वाकई चाहते हैं आपका जेआरएफ क्लियर हो। अगर आपका बार बार जेआरएफ क्लियर नहीं हो रहा या नेट क्लियर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं जो कमी है वो आपके पढ़ने के तरीके में है। ठीक है, कीवर्ड से पढ़ना शुरू कर दीजिए। कीवर्ड्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने कीवर्ड से पढ़ना शुरू कर दिया आपको पेपर भी बहुत इजी लगेगा और आपका नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपका मॉडल है वो है स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट एनालिसिस बहुत बेसिक आपका मॉडल है, जो कि आपने अपने एम कॉम बी कॉम में ये एनालिसिस, यहाँ तक कि आपने 11th 12th में भी आपने बिजनेस में ये पढ़ा होगा स्वॉट एनालिसिस। तो ये स्वॉट जो है वो किस तरीके से काम करता है और एग्जैक्टली क्या है स्वॉट। तो स्वॉट यहाँ पे आप देख सकते हो SWOT, ये आपको फुल फॉर्म यहाँ पर है। इसका फुल फॉर्म आपको देखना होगा कि जो एस है, एस एस का मतलब है आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, डब्ल्यू का मतलब है वीकनेस, ओ का मतलब है आपका अपॉर्चुनिटीज और टी का मतलब है आपका थ्रेट। ठीक है, ये है आपका थ्रेट। तो इस तरीके से ये जो है इसका मतलब है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया स्वॉट का मतलब क्या है। स्वॉट हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, बट ये कंपनी की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट के बारे में बोल रहा है। अभी थ्रेड के बारे में तो बोल रहा है, अब हम वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। और देखिए इसमें से भी क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी बनने को आपको यहाँ पे मिलते हैं एग्जाम में। किस तरीके के होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसको ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो। तो स्वॉट एनालिसिस में सबसे पहला होता है स्ट्रेंथ। अब पहली बात, इंटरनल फैक्टर कौन से हैं इसमें से और एक्सटर्नल फैक्टर कौन से हैं ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो जो ऊपर के आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस है, अच्छा एक बात बताइए, स्ट्रेंथ और वीकनेस तो सबके अंदर होती है, कंपनी के अंदर है, आप पर्टिकुलर एक पर्सन है उसके अंदर भी होती है। तो वो उसका इंटरनल पार्ट होता है। ठीक है, स्ट्रेंथ है आपकी, वीकनेस ये तो आपके अंदर की चीज़ है ना, यानी आपका इंटरनल है ये पार्ट जिसके अंदर आप स्ट्रेंथ, और आपका वीकनेस है आपके अंदर है वो आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस। वही एक्सटर्नल की बात करते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आती है, यानी ये आपकी एक्सटर्नल है, बाहर की है अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ में क्या है। स्ट्रेंथ का मतलब है कंपनी की क्या स्ट्रेंथ है, किस चीज़ में आप सबसे आगे हो, अपने कॉम्पिटिटर से आप किस चीज़ में आगे हो, क्या आपकी स्ट्रेंथ है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास नहीं है, या आपके पास ऐसी चीज़ या आपके प्रोडक्ट में ऐसी क्या चीज़ है, आपकी कंपनी में ऐसी क्या चीज़ है जो आपके कॉम्पिटिटर के पास वो चीज़ नहीं है, वो आपकी स्ट्रेंथ क्या है। जैसे आपने देखा वो इंडिया में जो लीवर है वो इंडिया की स्ट्रेंथ है। हम लोगों की जो आपकी जो इंडिया है वो लेबर इंटेंसिव है, और बाकी अगर मैं अमेरिका वगैरह की बात करूं तो उनकी कैपिटल इंटेंसिव है। तो अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है, जो दूसरे के पास नहीं होती। तो वही कंपनी यहाँ पे बात करी गई है कि हमारी क्या एडवांटेज है, क्या क्या एडवांटेज है, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं हमारे पास। ठीक है ना, ये चीज़ है। वीकनेस क्या है, कहाँ पे हम कमी है हमारी, कहाँ पे हम लोग नॉट सो गुड है, कहाँ पे हमारी कमी है, क्या वीकनेस है हमारी। शायद हम लोग, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो हम लोग टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं अभी। अगर हम जापान, चाइना और ये सब अगर कंट्रीज देखी जाए यहाँ पे, तो हम कहीं ना कहीं डिजिटली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो टेक्नोलॉजी में इतना अपडेशन यहाँ पर नहीं है। तो हम लोग किस चीज़ में वीक है ये हमें पता लगाना कंपनी को बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग किस चीज़ में। ये तो मैंने, चलिए इंडिया की बात करी, अगर मैं एज अ कंपनी की बात करती हूँ यहाँ पे, तो कंपनी की क्या वीकनेस हो सकती है, कहाँ पे वो लैक कर रहे हैं, क्या उनका मैनेजमेंट सही नहीं है, उनका स्ट्रक्चर सही नहीं है, उनकी पॉलिसीज सही नहीं है, कौन सी एबिलिटी है जो वो लैक कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे उनको स्ट्रगल करना है, कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं आप, और किस तरीके से आपको अपनी वीकनेस दूर करनी है, वो आपकी वीकनेस वाले पॉइंट में आती है। अपॉर्चुनिटी में बात ये है यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटीज क्या क्या मिल रही हैं आपको, कौन कौन से ऐसे काम है जिससे आप जो है वो फेवर ले सकते, आप कहते हैं ना मौके पे फायदा उठाना, ऐसे कौन से मौके हैं आपके पास जिससे आप जो है वो बेटर कर सकते हैं। और थ्रेट की बात, ये क्या क्या चैलेंज है आपके। ज़्यादातर जो थ्रेट होते हैं वो कॉम्पिटिटर्स होते हैं। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर्स ही है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्रेट माने जाते हैं कंपनी के लिए।
तो हमें वही देखना है कि हमें किस चीज़ से डरने की ज़रूरत है, कंपनी को क्या हमारे थ्रॉट है, थ्रेट हमारे क्या है, कॉम्पिटिटर्स जो है वो हमसे कितना आगे हैं, वो हमारे लिए किस चीज़ के लिए थ्रेट है, वो हमें एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये दोनों चीज़, ये चारों चीज़ें हम लोगों को एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर मार्केट को अगर हमें समझना है तो स्वॉट एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। पहले अपने इंटरनल चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, अपने स्ट्रेंथ वीकनेस को। जब आपको वो समझ में आ जाए तब आप एक्सटर्नल जाइए, अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है जिसको हम ग्रैब कर सकते हैं, थ्रेट क्या क्या है जिससे हमें बचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये थी आपकी फर्स्ट पार्ट यहाँ पे मॉडल। इससे किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे ये मैं आपके लिए क्वेश्चंस बिल्कुल लेके आऊंगी, लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो यही है कि पहले आप लोग कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर समझिए। कॉन्सेप्ट के बाद आपके लिए इन्हीं ये 4 मॉडल जो मैं आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, इन्हीं से रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आऊंगी और किस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए मैं एक आपको बता देती हूँ ओरली। यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा बना था, अगर मैं किसी और एग्जाम की बात करती हूँ, यूजीसी नेट में नहीं था ये, किसी और का पीवाईक्यू था, या तो सेट का है या फिर ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का ये क्वेश्चन है, जहाँ पे बोला था कि स्ट्रेंथ इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। तो यानी आपका जो क्वेश्चन था वो स्ट्रेंथ से पूछा गया था कि स्ट्रेंथ में 2 कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, वो 2 आपको बतानी होती है, ठीक है। तो एक दी हुई थी क्वेश्चन में, एक आपको बतानी थी। तो चलिए वो भी मैं एमसीक्यूज कराऊंगी, तो आपको उस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आएंगे वो आपको पता चल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। इसमें इतना ही था, और अब जो हो गया है वो, अब मॉडल्स में क्या हो गया है, अब मॉडल्स के अंदर से क्वेश्चन आने लगे हैं। अगर मैं 2023 के पेपर की बात करूं यूजीसी नेट की, तो वहां पे आपके मॉडल के अंदर से क्वेश्चंस आ रहे हैं काफी डीप में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये आपका नेक्स्ट मॉडल है, पेसल या पेस्टल, आप जो चाहे वो बोल सकते हैं। तो ये आपका सेकंड मॉडल है यहाँ पर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इसके इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पॉलिटिकल के अंदर क्या आता है, इकोनॉमिकल के अंदर क्या आता है। ये मैंने एमसीक्यूज अभी कुछ कराए थे, तो उसके अंदर भी मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे आपके लिए वहाँ पे दिए थे, तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो समझते हैं पहले क्या है ये पेसल या पेस्टल बोल सकते हो आप। पी से जो है वो आपका पॉलिटिकल है, ई से आपका इकोनॉमिकल है, एस से आपका सोशल है, टी से टेक्नोलॉजिकल है, एल से लीगल है और ई से एनवायरमेंटल है। तो ये आपके एक्सटर्नल एनवायरमेंट में मैक्रो के अंदर आते हैं, ये याद रखिएगा आप। ये मैक्रो के पार्ट है, ठीक है। ये आपके मैक्रो के अंदर आते हैं। मैं एमसीक्यूज करा चुकी हूँ उससे रिलेटेड। तो आपके मैक्रो के अंदर, और मैक्रो किसके अंदर आता है, आपका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर आता है। तो एक्सटर्नल के अंदर आपके मैक्रो के अंदर ये चीजें आती हैं। अब बात करते हैं पॉलिटिकल में क्या क्या चीजें हैं। पॉलिटिकल में वो चीजें हैं जिनका इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल का आपके मार्केट पे पड़ता है, आपके बिजनेस पे पड़ता है, जैसे कि टैक्स पॉलिसीज, ठीक है, जैसे कि ट्रेड पॉलिसीज। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी बहुत जरूरी है, तभी आप अपना बिजनेस को है स्टेबल कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी में क्या क्या आता है, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट, डिस्पोजल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी किस में आती हैं, इकोनॉमिक में। अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, आपसे पूछ दिया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इकोनॉमिक एनवायरमेंट, एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरमेंट। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, इन्फ्लेशन रेट, एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट और डिस्पोजेबल इनकम। और एक आपको ऑड ऑप्शन दे दिया जाएगा, या ऑड इवन ऐसे करके ऑप्शंस आपको, या ABCBCD करके दे दिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए। सोशल में क्या है, देखिए सोशल में जो है वो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। आपके कल्चरल बैरियर्स क्या क्या है, यानी एक रिलीजन से दूसरा रिलीजन, दूसरे का कल्चर, आपका कल्चर कितना अलग है, उसके जो बैरियर्स होते हैं वो है। पॉपुलेशन की ग्रोथ, पॉपुलेशन का एज, आपकी हेल्थ, ठीक है, डेमोग्राफिक्स क्या है, ये सारी चीजें सोशल के अंदर आती हैं। टेक्नोलॉजी में क्या आता है आपका, इनोवेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी में आपका आता है इनोवेशन। जैसे मैंने अभी बात करी कि आप टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना, आप कुछ इनोवेट करिए प्रोडक्ट में, ठीक है। ऑटोमेशन क्या है, कितनी डिजिटल है आप लोग, साइबर सिक्योरिटी क्या है आपकी, ठीक है। इंटरनेट अवेलेबिलिटी क्या है, पूरा डिजिटली रिलेटेड है टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर आता है लीगल। तो लीगल में आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ये कीवर्ड है आपका लीगल का, जिसके अंदर आपके लॉज आ जाते हैं सारे, जितने भी इंप्लॉयमेंट लॉज है, डिस्क्रिमिनेशन लॉज है, आपके हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज के है, कंज्यूमर सेफ्टी है, कॉपीराइट प्रोटेक्शन है,
सारी चीजें कोड से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड जो आपको फॉलो करने होते हैं। लास्ट है आपका एनवायरमेंट, यानी आपकी प्राकृतिक, उस चीज से जैसे आपका मौसम, पोल्यूशन, वेदर, क्लाइमेट चेंज, रिसाइकलिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनजीओज, ये सारे आपके आते हैं एनवायरमेंटल के अंदर। ठीक है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, और इस पे किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़िए, फिर एमसीक्यूज तो अपने आप खुद ही कर लेंगे। ठीक है, पहले ये कभी मत करिए कि एमसीक्यूज करते हैं और कॉन्सेप्ट्स तो होता रहेगा, ऐसे कभी भी नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट चार्ट में। ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। ये है आपका माइकल का चार्ट। ठीक है, माइकल पॉटर का फोर्स वाला चार्ट है ये। ठीक है, कौन सा वाला चार्ट है, इसमें दो हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये आपका फोर्स वाला चार्ट है माइकल का। ये आपका माइकल के 5 फोर्सेस हैं। ठीक है, आपके माइकल के क्या है, 5 फोर्सेस हैं, जिसमें क्या होता है, आपको 5 चीजें ये लर्न करनी है। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती है, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो इसके अंदर आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से। तो सबसे पहले 5 फोर्सेस हैं ये आपके माइकल पॉटर के। ये डायमंड मॉडल नहीं है पॉटर का, पॉटर के 2 मॉडल हैं जिससे कंफ्यूजन होता है, ये फोर्स वाले हैं। ठीक है, इसे इसको याद रखना है कि ये फोर्सेस वाले मॉडल हैं। अब देखिए, सबसे पहला है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। ठीक है, और थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, यानी जो नई एंट्री होगी, नए जो कॉम्पिटिटर्स आएंगे उनका थ्रेट होता है, बिल्कुल होता है। सेकंड है थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स, कितने आपके जैसे प्रोडक्ट्स और भी सेम मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, उसका थ्रेट होता है, बिल्कुल ठीक है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, यानी कितने सप्लायर्स है, क्या उनकी यूनिकनेस है, क्या साइज है, वो सारी चीजें हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, सप्लायर्स हो गया, बायर्स, कितने कस्टमर्स हैं आपके पास। ठीक है, प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है, ये सारी चीजें हैं। फिर है आपका लास्ट, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। ये आपको 5 फोर्स बिल्कुल याद होनी चाहिए, यानी कितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है, क्वालिटी डिफरेंसेस कितना है, ये आपको इसमें बताना होता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है मैम, देखिए मैम, क्वेश्चन इस तरीके से आता है आपका कि आपसे पूछ लिया जाएगा, ये 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे, ब्रांड लॉयल्टी, बैरियर्स टू एग्जिस्ट, स्विचिंग कॉस्ट, इंडस्ट्री ग्रोथ, और एक आपको कोई और दे दिया जाएगा, नंबर एंड साइज ऑफ सप्लाई। तो आपको बताना है कि ये कौन सा फोर्सेस है, पोर्टर का कौन सा फोर्सेस है, तो ये राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर का फोर्स है। ठीक है, ये चीज आपको बतानी होती है। अब देखिए वन बाय वन इसको अच्छी तरीके से समझना है, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और देखिए मैं चार्ट्स के थ्रू आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे चार्ट्स लेकर आती हूँ, ताकि आपको नोट्स जो है वो पॉइंट टू पॉइंट आप बना सकते हो। अगर आप यहाँ पे देखो, इस तरीके से एज इट इज सेम चार्ट आप नोट्स में बना सकते हो, आपको ज्यादा बोरिंग भी नहीं होगा, लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सिर्फ आपको ये 4 मेन पॉइंट्स लिखने हैं, फिर इनके अंदर के पॉइंट्स भी देखिए पॉइंट्स में हाईलाइट किए हुए हैं। कोई थ्योरेटिकल पे नहीं जाना है कि पैराग्राफ पे पैराग्राफ पैराग्राफ पे लिखना है, बस वो लिखते जाओ, नहीं। हमेशा से नोट्स जो है पॉइंट टू पॉइंट बनाइए और चार्ट से बनाइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बेस्ट वे है पढ़ने का थ्रू चार्ट्स और याद रखने का। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि सबसे पहला आपका आता है थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स। कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स मतलब नए एंट्रेंट्स में क्या क्या अंदर आता है, किस चीज के न्यू एंट्रेंट्स। एक तो बैरियर्स टू एंट्री, इस चीज का डर है कि पता नहीं हम लोग जो अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो कितने बैरियर्स हमें मिलेंगे, हमें करने दिया जाएगा कि नहीं, ये भी थ्रेट्स होता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का है हमें, कि हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम हमारा कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रहा है, प्रॉफिट ही नहीं आ पा रहा है हमारा। ठीक है, ब्रांड की लॉयल्टी, ये आपके थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंट के अंदर आते हैं। कैपिटल का कितना रिक्वायरमेंट है, ये आपका आएगा। ये आपको एज इट इज याद करने हैं, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चंस बन के आएंगे। ठीक है, फिर आपका गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये भी आपका एक कहीं ना कहीं थ्रेट है। ठीक है, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कि हम लोगों को अपना जो डिलीवर करना है प्रोडक्ट, हमारा कितना एक्सेस है, कितने हमारे चैनल्स है कि हमारा सेफली हमारा जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर तक पहुंचे, हमारे होलसेलर, हमारे रिटेलर, एजेंट्स, इनके बारे में। ठीक है, फिर है आपका स्विचिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपकी थ्रेट होती हैं न्यू एंट्रेंट्स के अंदर। ठीक है, अगर हम एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट्स में जाते हैं, स्विच करते हैं, तो कितना कॉस्ट आता है, ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं सेकंड चीज, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या थ्रेट है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब आपके सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपके जैसे सेम प्रोडक्ट्स, जैसे अगर मैं कोल्ड ड्रिंक की बात करूँ तो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट कोका कोला, ये मतलब सेम ही होता है, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट
एक कैटेगरी में सेम होना, ठीक है। जैसे कि कितने सारे आपके सब्स्टिट्यूट्स आपको अवेलेबल है, कितने हैं आपके जैसे सेम प्रोडक्ट मार्केट में, कितने हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके जैसे सेम प्रोडक्ट सब जगह है, सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो फिर यूनिकनेस नहीं होती है, उसका थ्रेट है, ठीक है। फिर आपका ये है बायर प्रोपेंसिटी टू सब्स्टिट्यूट। जो बायर है वो कितनी जल्दी जो है सब्स्टिट्यूट के टुवर्ड्स वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि नहीं हम ये खरीदेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स पे ज्यादा हमें हमें तो वही लेना है। रिलेटिव प्राइस परफॉर्मेंस कितनी है आपके सब्स्टिट्यूट की, यानी फॉर एग्जांपल आप लेके चलिए कि जैसे पेप्सी और कोका कोला है, तो पेप्सी अगर 100 रुपए की आ रही है तो कोका कोला 80 की है, 70 की, वो आपको थ्रेट होगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन और स्विचिंग कॉस्ट, तो ये आपका सब्स्टिट्यूट थ्रेट के अंदर आता है, और ये पॉइंट्स आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे और फिर आप लोग गलत करके आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा। देखिए मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे चार्ट्स लेकर आती हूँ, और मुझे भी ऐसा लगता है कि इससे अच्छे चार्ट्स आपके लिए हो ही नहीं सकते, और इससे इजी जो है वो याद करना आपके लिए और नोट्स बनाना हो नहीं सकता है। कीवर्ड्स याद रखिए, याद होता चला जाएगा अपने आप ही आपको। फिर नेक्स्ट है आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। तो सप्लायर्स की जो है कितने नंबर्स एंड साइज ऑफ सप्लायर्स हैं आपके, कितने सप्लायर्स के थ्रू आप जो है अपना प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर करते हैं या लेते हैं, ठीक है। यूनिकनेस क्या है ईच सप्लायर प्रोडक्ट की, जिससे भी आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी क्या यूनिकनेस है, क्या अलग क्या है प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं आती हैं आपकी बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स में। फिर आपका बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। बायर्स का मतलब कस्टमर से रिलेटेड है, देखिए कीवर्ड पहचानिए। बायर्स का मतलब है सब आपका कस्टमर, तो जहां जहां कस्टमर आ जाएगा वहां तो टिक लगाई देंगे आप। नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं, साइज कितना है ईच कस्टमर के ऑर्डर का, डिफरेंस बिटवीन कॉम्पिटिटर्स, प्राइस सेंसिटिविटी कितनी है, ठीक है। बायर्स के पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, मतलब जो कस्टमर्स हैं उनके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो वो सारी चीजें इसमें आती हैं आपकी, ठीक है। फिर है आपका राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स, जो कि लास्ट है आपका, जिसके अंदर आपको कॉम्पिटिटर की बात करी गई है, तो कीवर्ड कॉम्पिटिटर्स ही होगा ना इसमें। कितने नंबर्स हैं कॉम्पिटिटर के, इंडस्ट्री की ग्रोथ कितनी है, ब्रांड की लॉयल्टी कितनी है, कितने लोग हैं जो अपने ब्रांड से लॉयल हैं कि वो तो वही खरीदेंगे, ठीक है। और बैरियर्स टू एग्जिट है। देखिए इसमें देखिए चेंज देखिए, एंट्री किस में डर लगता है, न्यू एंट्रेंट्स में, तो एंट्री हुआ। राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग है तो एग्जिस्ट रहेगा, कीवर्ड्स पहचानिए यहाँ से। बैरियर्स टू एग्जिस्ट, अगर हमें मार्केट से जाना है तो हम किस तरीके से जा पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी इंडस्ट्री में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ग्रोथ क्या है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग प्लीज लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन बिल्कुल बन, देखिए बनने को तो क्या इतना सारा सिलेबस होता है, ये तो एग्जामिनर को ही पता होता है वो क्या बनाता है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक के हिसाब से ही आपको कराया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। तो ये थे आपके 5 फोर्सेस, जो कि पोर्टर के 5 फोर्सेस थे, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स एंड सप्लायर्स, एंड राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स। सो अब ये लास्ट है आपका, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मैं चाहती तो 10 भी करा सकती थी, बट कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कम पढ़िए पर उसे अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। ये आपका डायमंड मॉडल है पॉटर का। कौन सा मॉडल है, डायमंड। और ये भी बहुत ही कहीं ना कहीं मिलता जुलता है, और इससे क्वेश्चन जो है वो एज इट इज पीवाईक्यू में इस चार्ट से आए हुए हैं। ये आप चाहे खुद जाके सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन इससे आया है फैक्टर से रिलेटेड। इसमें पूछा गया था कि जो फैक्टर इनपुट कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है, उसके अंदर का आपसे पूछा गया था कि फैक्टर के अंदर क्या क्या आता है, और आपको ऑप्शन दे दिए थे, इसमें से क्वेश्चन बना था पीवाईक्यू, ठीक है। आप जाके खुद सर्च कर सकते हैं, पीवाईक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बना था कि फैक्टर कंडीशंस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। 4 ऑप्शंस आपको दिए थे, 1 लाइनर में क्वेश्चन था ये, तो इसको जरूर कर लीजिए। तो देखिए ये आपका जो डायमंड मॉडल है, इसके अंदर सिर्फ 4 चीजें पढ़नी होती है। एक तो आपका फैक्टर हो गया, एक आपका डिमांड हो गया। देखिए कीवर्ड पहचानिए, फैक्टर का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेस ही तो होते होंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल, रिसोर्स, फैक्टर, तो यही तो होती है फैक्टर प्रोडक्शन। डिमांड क्या होता है, वो आपको ही पता है डिमांड क्या चीज होती है। डिमांड तो जो कस्टमर आपसे डिमांड करेगा वो, ये कस्टमर सारी चीजें, क्वालिटी है, प्राइसिंग, सेफ्टी, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो अगर मैं फैक्टर की बात करूँ तो आपके नेचुरल इंडोमेंट्स होते हैं, आपके ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, कैपिटल है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, और टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर से, लैंड, लेबर, कैपिटल, रिसोर्सेस, आपके ये फैक्टर होते हैं, स्किल, ठीक है। अगर वही डिमांड की बात करें तो ये आपके कस्टमर से रिलेटेड है डिमांड, जिसमें आपके कस्टमर, जैसे आपकी क्वालिटी क्या है आपके प्रोडक्ट की, सेफ्टी क्या है, प्राइसिंग क्या है, लोकल कस्टमर की नीड क्या है, एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स क्या है, ये सारी आपकी डिमांड के अंदर आती हैं। देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
मैं आप लोग को टाइम दे देती हूँ और मैं ये थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आपको, 1 मिनट, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, आप लोग ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम चलते हैं अपने लास्ट में, मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो फैक्टर के अंदर सारे नेचुरल आपके आते हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल। ठीक है, आपके सारे मतलब फैक्टर से रिलेटेड, यानी लैंड, लेबर, कैपिटल, आपका टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, आपका जिससे आपको मतलब आपके रिसोर्सेज, आपका कैपिटल, आपका साइंटिफिक नॉलेज, ये सारी चीजें आती हैं। डिमांड में सब कुछ कस्टमर और मार्केट से रिलेटेड होता है, ये याद रखिएगा, कीवर्ड है ये। देखिए लिखा हुआ है ना, लोकल कस्टमर्स एंड नीड्स, आपकी क्वालिटी, सेफ्टी, एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स, वो सारी चीजें आती हैं। फिर आपका आता है फर्म राइवलरी स्ट्रैटेजी, जो भी आपकी फर्म स्ट्रैटेजी एंड राइवलरी। ठीक है, इसके अंदर आपकी कंपनी की स्ट्रैटेजीज वगैरह आती हैं। ठीक है, राइवलरी और स्ट्रैटेजी दिया हुआ, तो स्ट्रैटेजीज आएंगी आपके रूल्स रेगुलेशंस क्या है, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है कंपटीशन को कर्व करने के लिए, ठीक है, अपने कॉम्पिटिटर से जीतने के लिए, आपका क्या सिस्टम है, का आपका क्या स्ट्रक्चर है, ये चीज देखते हैं हम कॉन्टेक्स्ट फॉर फर्म स्ट्रेटेजी एंड रेवलरी पे। लास्ट आपका रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, इसके अंदर होता है कि इसमें आपको ये देखना होता है कि आप कितने केपेबल हैं। लोकली बेस्ड सप्लायर्स एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, यानी आपको ये यहाँ पे ये देखना होता है कि प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आपको ये चीज देखनी पड़ती है। कितना मतलब इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो आपकी सपोर्टिंग है और आपकी जो है वो कॉम्पिटिटिव है, वो सारी चीजें यहाँ पे ये आपको देखनी पड़ती है। एक कभी कभी इसके अंदर ना गवर्नमेंट का भी आ जाता है, कि गवर्नमेंट का भी अगर आप ऐड करना चाहो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो गवर्नमेंट। तो वैसे गवर्नमेंट भी इसमें कभी कभी ऐड हो जाता है, बट वैसे मेन चार्ट तो आपका यही है, इसके अंदर 4 चीजें ही होती हैं। तो फैक्टर आपका सारा इनपुट, नेचुरल, लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजिकल चीजें, ठीक है, जो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। डिमांड में सिंपल सी चीज याद रखिए, कस्टमर से रिलेटेड होता है, क्वालिटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड होता है। कीवर्ड्स बता रही हूँ मैं आपको, रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज से आपकी जो लोकली बेस्ड आपके सप्लायर्स हैं, कितने आपका प्रेजेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स, क्या प्रेजेंस है उनका, और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज का प्रेजेंस क्या है। ठीक है, मतलब ये देखना होता है कि कितने लोग एक साथ में क्लस्टर्स में है, इसमें ये देखा जाता है, प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर देखा जाता है, अलग अलग नहीं देखा जाता, इकट्ठे में देखा जाता है, क्लस्टर्स में देखा जाता है। और स्ट्रेटेजी एंड राइवलरी में आपका स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, आपके रूल्स क्या है, इंसेंटिव्स क्या है, जिससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर ये हैं। जैसे कि आपकी स्ट्रेटजी है कि आप फॉरेन एंड लोकल कंपटीशन में आप बहुत ओपन हो, इस तरीके से ये सारी चीजें इसमें देखी जाती हैं। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट्स एंड आई होप आप लोग को समझ में जरूर आएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, ये नेक्स्ट आपकी जब भी मैं सेशन लूंगी अभी नेक्स्ट वाला, तो इन्हीं 4 मॉडल के जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए एमसीक्यू के फॉर्म में लेकर जरूर आऊंगी। लेकिन अगर यही है कि आप लोगों को नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ये जो चार्ट्स हैं इनके नोट्स बनाइए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, देखिएगा बहुत हेल्प करेंगे आपको। और जब आप रिवीजन करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा रिवीजन करते हुए। कीवर्ड्स के थ्रू हमेशा पहचानिए, जैसे मैंने आपको बताया है उसी तरीके से पढ़िए, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करिए अभी, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है और एग्जाम क्लियर करना अभी इतना ईजी नहीं है कि आप कर लोगे। अब इतना सारा सिलेबस आपको, अगर आपको अपने दिमाग में रखना है इतना सारा, तो आपको फिर फॉर्म्स के चार्ट के फॉर्म में और आपको पॉइंट्स के फॉर्म में ही उसको सेट करना पड़ेगा। वैसे अगर आप रटोगे रटोगे तो वो आप भूल जाओगे बहुत जल्दी, क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है, पेपर 1 भी होता है, पेपर 2 भी होता है। बट अभी भी यही कहूंगी, पेपर 2 पे इतना फोकस करिए कि 80+ स्कोर आपको करना ही करना है पेपर 2 में। ठीक है, क्योंकि मेन सब्जेक्ट वेटेज वाला वही होता है। तो चलिए, अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।